और अब सबसे बड़ी खबर, सीरिया के निर्वासित राष्ट्रपति असद को मारने की कोशिश को लेकर खबर बड़ी है। आपको बता दें, रूस में बशर अल असद को जहर देकर मारने की कोशिश और हत्या के प्रयास में असद की जान बची। ब्रिटिश टैब्लॉइड द सन के हवाले से ये बड़ी खबर आखिर क्या है और किस तरीके से असद को जहर देकर मारने की कोशिश हुई, रूस में मौजूद असद की जान का खतरा और साथ ही हत्या के प्रयास में असद की जान कैसे बची, इसी बारे में एक डिटेल अब आपके सामने। सीरिया से जान बचाकर रूस भागे बशर अल असद पर यह बड़ी खबर आई है, जहां मॉस्को में बशर अल असद को जान से मारने की कोशिश की गई और सीरिया में गदर के बाद असद अपने परिवार के साथ मॉस्को में ही हैं। आपको बता दें, पुतिन ने उनका संरक्षण दिया है, उन्हें संरक्षण दिया हुआ है, एक अपार्टमेंट में उनके रहने की व्यवस्था की गई है। लेकिन ब्रिटिश टैब्लॉइड द सन के मुताबिक असद को उनके ही घर में मारने की कोशिश हुई है। इसके सबूत जब सामने आए तो हड़कंप मच गया और अब कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि असद के खिलाफ साजिश रचने वाला आखिर है कौन। क्या सीरिया की नई रिजीम असद को रास्ते से हटाना चाहती है या इसकी कोई और बड़ी वजह है? तो असद को जहर देकर मारने की कोशिश के बारे में ही इंफॉर्मेशन वॉल पर सबसे पहले डिटेल्स आपके सामने, क्योंकि असद परिवार को बुरी तरीके से, आपको बता दें, खबर ये आई कि असद रविवार को बुरी तरीके से बीमार हो गए और असद का दम घुट रहा था, बार बार उन्हें खांसी हो रही थी और टेस्ट के बाद असद के शरीर से जहरीले तत्व मिलने की खबर सामने आई। और यही एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि टेस्ट के बाद असद के शरीर में जहरीले तत्व मिलने की ये खबर क्या कोई एक बड़ी साजिश का अंदेशा है? क्योंकि रूस के एक पूर्व जासूस ने असद को जहर देने की यहां पर बात भी कही है। तो ये बड़ी खबर जो इस पूरे मामले पर सामने आ रही है, इसकी एक एक और डिटेल अपने सहयोगियों से बात करके भी आपके सामने रखूंगी। उससे पहले जानिए कि किस तरीके से असद का उनके अपार्टमेंट में ही इलाज किया गया। इलाज के बाद असद की हालत फिलहाल तो स्टेबल है, लेकिन रूसी अधिकारियों की ओर से इसके बारे में अभी तक कोई भी कॉन्फर्मेशन सामने नहीं आई है। अब ये एक बड़ा सवाल है कि क्या असद को जहर देकर मारने की कोशिश की गई है? और अभी फिलहाल उनकी सेहत भले ही स्टेबल बताई जा रही है, लेकिन असद का अचानक से दम घुटना और ये जो जहरीला तत्व मिला है, इसको लेकर कई बड़े सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि असद को जहर देने की वजह क्या हो सकती है, ये इसके बाद एक और बड़ा सवाल है। अब एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि असद की पत्नी आसमा ब्रिटेन लौटना चाहती हैं और पासपोर्ट की वैधता खत्म होने से आसमा लंदन नहीं जा पा रही हैं। हालांकि असद और आसमा के बीच वैवाहिक तनाव की बातें तो पहले भी सामने आती रही हैं, लेकिन जहर देने और वैवाहिक तनाव के बीच संबंध होने की खबर जिस तरीके से इस वक्त सामने आ रही है, इसको लेकर मेरे सहयोगी से करूंगी सवाल। और 8 दिसंबर से मॉस्को में पुतिन के संरक्षण में असद हैं, लेकिन अब जिस तरीके से उन्हें मारने की कोशिश की गई है, जहर देने की वजह आखिर क्या हो सकती है, इसी को लेकर सवाल। मेरे सहयोगी मनीष झा स्टूडियो में मेरे साथ हैं और साथ ही मेरे सहयोगी सुमित चौधरी भी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं। मनीष, अभी तक की लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन के तहत ये बात सामने आना कि जहर देने की कोशिश की गई, इसको लेकर क्या खबर, वजह क्या हो सकती है? देखिए, किसी जमाने में पुतिन के बारे में बहुत सारी बातें छपा करती थी ब्रिटिश मीडिया में, और आजकल उनके लिए एक नया कैरेक्टर बशर अल असद हैं जो कि मॉस्को में है। और ऐसी स्थिति में जबकि बशर सार्वजनिक तौर पर नहीं आते हैं, असद नहीं आ रहे हैं, तो ब्रिटिश मीडिया में काफ़ी कुछ इसके बारे में छपती है। रशियन अथॉरिटी ने अभी तक ऐसी कोई पुष्टि नहीं की है या इस तरह की कोई घटना घटी है, लेकिन हाँ, ब्रिटिश अखबार ऐसा दावा कर रहा है। और आप समझ ही सकते हैं कि लगातार असद को लेकर, जब वो सीरिया से गए या जब सीरिया में थे, उस वक्त भी लगातार उन्हें लेकर पश्चिमी देशों का किस तरह का एजेंडा रहा था, प्रोपेगेंडा रहा था। तो रशियन अथॉरिटी ये मानकर चल रही है कि ये सब कुछ आने वाले दिनों में और अधिक होगा और असद के बारे में बहुत सारी इस तरह की सूचनाएं आएंगी। कभी असद जीवित नहीं रहे, कभी असद मारे गए। अल्टीमेट उनका पर्पस ये है कि असद कम से कम सार्वजनिक तौर पर आए, सार्वजनिक तौर पर वो दिखाई दें, और उसके बाद जब वो चाहेंगे तब उन पर अटैक किया जा सके। फिलहाल अभी तक जो आधिकारिक जानकारी है उसके मुताबिक क्रेमलिन से कुछ किलोमीटर दूर जो मॉस्को सिटी है, वहां पर असद अपने अपार्टमेंट में रह रहे हैं। और वैसी स्थिति में कोई जाकर उसको जहर दे दे और फिर सोचिए इस तरह का जहर देने के बाद वो बच भी जाते हैं। तो जबकि ऐसा होता नहीं है, इस तरह के जहर देने के बाद कुछ ही देर में मौत भी हो जाती है। तो बहुत ज्यादा ऐसी खबरों में दम दिखाई नहीं देता। लेकिन अगेन फिर नहीं, तो उनके पारिवारिक जो भी ग्राउंड्स रहे उनकी वाइफ के साथ रिलेशनशिप को लेकर, इसे क्यों एक ग्राउंड माना जा रहा है कि उन्हें साजिश देने के तहत ही जहर देने की कोशिश की गई और वजह पारिवारिक भी हो सकती है? देखिए, असद जिस तरीके से रूस पहुंचे, कमोबेश वही हालत थी जैसे शेख हसीना भारत आई। शेख हसीना जैसे भारत में सुरक्षित रह रही हैं, असद उसी तरीके से रूस में रह रहे हैं। रूस में उनके और उनकी पत्नी के बीच में कितना विवाद है, नहीं है, अगेन फिर इसको लेकर कभी असद की फैमिली की तरफ से किसी ने आधिकारिक तौर पर बयान नहीं दिया। ये सब पश्चिमी मीडिया की कयासबाजी है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये इंडिपेंडेंट तरीके से पुष्ट करना बहुत मुश्किल है।
ठीक है, एक और बड़ी खबर का अब रुख कर रही हूं, क्योंकि यहां आपको बता दें 12 घंटे के अंदर अमेरिका में 2 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका में आतंकी संगठन ISIS की एंट्री हो गई है। पहली घटना न्यू ऑरलांस में हुई, वहीं दूसरी घटना लास वेगास में हुई। न्यू ऑरलांस में आपको बता दें एक सिरफिरे ने पिकअप ट्रक को भीड़ भाड़ वाली सड़क पर दौड़ा दिया, 15 लोगों की मौत की खबर आई। दूसरी घटना लास वेगास की, जहां पर ट्रंप टावर के बाहर एक साइबर ट्रक में विस्फोट हुआ और ड्राइवर की मौत हो गई। ये विस्फोट इसलिए अहम है क्योंकि उस टावर के बाहर विस्फोट हुआ है जो टावर अमेरिका के अगले राष्ट्रपति का टावर है। डिटेल इनपुट अब आपके सामने। साइबर ट्रक में हुए धमाके की सबसे पहले बात, जहां ट्रंप टावर के बाहर धमाके में खुलासा हुआ है और साइबर ट्रक के ड्राइवर की डिटेल्स अब सामने आ गई है। ड्राइवर का नाम है मैथ्यू लिविल्सबर्ग। 37 साल का मैथ्यू स्पेशल फोर्स में रहा है। ये एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। ड्राइवर का नाम मैथ्यू और ड्राइवर की पहचान क्या है? ये वही मैथ्यू है जो स्पेशल फोर्स में भी रहा है। उम्र 37 साल है और धमाके में हालांकि मैथ्यू की मौत हो गई है जबकि 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब अमेरिका के लास वेगास में ट्रंप टावर की एंट्री गेट पर एक टेस्ला साइबर ट्रक खड़ा हुआ था। अचानक पहले यहां पर धुआं उठा, फिर ब्लास्ट हुआ। विस्फोट के बाद छोटे छोटे टुकड़े पूरे इलाके में फैल गए। इस धमाके से आसपास कैसे अफरा तफरी मची, वही तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं। अब मौके पर जांच एजेंसीज पहुंची हैं। जांच का दायरा किस तरीके से बढ़ रहा है, क्या खुलासे हो रहे हैं, यही सबसे बड़ा सवाल। लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए। और सुमित, इसी बारे में इंफॉर्मेशन आपसे चाहूंगी क्योंकि इस जांच के तहत क्या कोई साजिश को डिकोड किया जा रहा है, यही एक बड़ा सवाल। लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से हमले हुए उसकी एक एक तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। और इसी हमले को अंजाम देने में शामिल मैथ्यू को लेकर भी बड़े खुलासे हुए हैं। एक खबर और बताती हूं सुमित, उसके बाद आपके पास आती हूं। और यहां धमाके पर राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान आया है और कह रहे हैं कि साइबर ट्रक धमाके की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। लास वेगास और ऑरलैंडो में हुए हमले में कोई संबंध है, इस तहत भी जांच की जा रही है। और अब टाइमिंग इंपॉर्टेंट क्योंकि ट्रंप की शपथ से पहले धमाके से क्या संकेत। एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां ट्रंप टावर के बाहर साइबर ट्रक में धमाके की तस्वीर आप देख चुके हैं। साथ ही धमाके से ड्राइवर की मौत और 7 लोगों के घायल होने की भी खबर आई है। कार से संदिग्ध चीजें जिस तरीके से बरामद की गई हैं और कार के अंदर पटाखे, गैस टैंक रखा हुआ था, इसको लेकर भी दावा किया जा रहा है। यहां तक कि कार में कैंपिंग ईंधन रखा हुआ था। और एजेंसीज जिस तरीके से पूरे मामले की टेरर एंगल से जांच कर रही है, उसको लेकर अभी तक क्या खुलासा हुआ है, इसके बारे में करूंगी सवाल। उससे पहले साइबर ट्रक पर ही एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की ये इलेक्ट्रॉनिक कार है और मस्क ट्रंप प्रशासन में जो अहम जिम्मेदारी निभाने वाले हैं उसको देखते हुए भी खबर को समझिए। आपको बता दें इसी धमाके के बाद एलन मस्क की कंपनी पर सवाल उठने लगे तो मस्क यहां भी साइबर ट्रक का प्रचार करते नजर आए। मस्क ने कह दिया कि साइबर ट्रक इतना मजबूत है कि इस धमाके के बाद साइबर ट्रक तो उड़ गया, लेकिन ट्रंप टावर की दीवारों को खरोच तक नहीं आए। मस्क ने और क्या कहा, सुनिए। ट्रंप टावर में हुए ब्लास्ट से हमारी कार का कोई मतलब नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक आतंकवादी हमला हो सकता है। न्यू ऑरलांस वाली कार और साइबर ट्रक रेंट पर लिए गए थे। टूरो कंपनी ने किराए पर इसे दिया, शायद वो इसमें शामिल हो। सुमित, अब बड़े सवाल इस पूरे मामले की टाइमिंग और जिस तरीके से अंजाम दिया गया, जिस जगह पर अंजाम दिया गया, उसको लेकर। देखिए, ये जरूर है कि ISIS खुरासान का नेटवर्क खासतौर पे अमेरिका के अंदर 2019 के बाद बहुत तेजी से बढ़ा और अभी जो अगर आप देखें वुल्फ अटैक का पैटर्न है या फिर आप जिस तरीके से किए गए इससे कहीं ना कहीं इंडिकेशन। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि 20 तारीख से पहले, 20 जनवरी से पहले इस तरीके का अंदेशा लगातार अमेरिका में पहले से था। अमेरिका में कहा जा रहा था कि हो सकता है कि सिक्योरिटी या फिर आप कह सकते हैं इंटरनल चीज़ों को बिगाड़ने के लिए ऐसे सिचुएशंस को पैदा किया जाए। लेकिन अभी जिस तरीके का अटैक इंडिकेट कर रहे हैं, जरूर दिखा रहे हैं कि अगर एक पर्टिकुलर लोकेशंस के ऊपर अगर एक ट्रक के अंदर ऐसे ब्लास्ट होता है तो उसमें क्या आर्म्स एंड एम्युनिशन मौजूद था, क्या उसमें लगातार कुछ ऐसी चीजें रखी गई थी जो वहां पर एक बड़ा हादसा है। तो निश्चित तौर पर कई एंगल्स है जिसको लेकर अमेरिकन अथॉरिटी जांच करे। लेकिन 12 घंटे के अंदर 2 बड़े अटैक बड़ी सिटीज के अंदर ये इंडिकेट जरूर कर रहे हैं कि इंटरनल जो आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी है वो अमेरिका में इस समय ठीक नहीं है। बिल्कुल, और ये अगली खबर के तहत भी मैं समझाना चाहूंगी क्योंकि अमेरिका के न्यू ऑरलांस से जहां लास वेगास की इस घटना के करीब 5 घंटे पहले एक बड़ा हमला हुआ। न्यू ऑरलांस में ही FBI को लोन वुल्फ अटैक का शक है और ISIS से प्रेरित था हमलावर शमसुद्दीन जब्बार। इसको लेकर खबर आ रही है और जब्बार को विस्फोटक देने वाले की तलाश अब FBI कर रही है। आपको बता दें न्यू ऑरलांस अटैक में 15 लोगों की मौत हुई, 35 लोग घायल हुए। हमलावर जब्बार ने ट्रक से लोगों को रौंदा, उसी की ही तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं।
नए साल का लोग जश्न मना रहे थे। हमलावर ने फायरिंग भी की। जवाबी एक्शन में वो ढेर हो गया। अब अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में हजारों की भीड़ जश्न मनाने के लिए सड़क पर तो जुटी थी। नया साल का मौका, लोग मस्ती में झूमते नजर आ रहे थे, डांस कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे, लेकिन उनकी खुशी चंद मिनट में ही मातम में कैसे तब्दील हुई, वही तस्वीर। एक तेज रफ्तार ट्रक इसी भीड़ के बीच आया और कई लोगों को रौंदता चला गया। नए साल में समंदर में भारत की ताकत में कई गुना इजाफा होने वाला है और ये बड़ी खबर है। 15 जनवरी को भारतीय नौसेना में 2 युद्धपोत और 1 पनडुब्बी शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें, इनमें युद्धपोत नीलगिरी और युद्धपोत सूरत के साथ पनडुब्बी बागशीर शामिल है। ये पहली बार है जब 2 युद्धपोत और 1 पनडुब्बी को एक ही दिन नौसेना में कमीशन किया जा रहा है। दोनों युद्धपोत और सबमरीन स्वदेशी हैं। नीले समंदर में आत्मनिर्भर भारत की नई इबारत लिखेंगे। कैसे, इसी को लेकर मेरी सहयोगी से भी करूंगी बात, लेकिन अब जानिए इनके डिजाइन और निर्माण मुंबई में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में किया गया है। नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट क्लास का प्रमुख जहाज है, जबकि सूरत प्रोजेक्ट 15B स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर क्लास का चौथा और अंतिम जहाज है। एक साथ 2 वॉरशिप और 1 सबमरीन के शामिल होने से दुनिया स्वदेशी अब ताकत देखेगी। समुद्र में दूर तक और देर तक नौसेना किसी भी खतरे से निपटने के लिए कैसे तैयार है, इसको लेकर लगातार हम आपको बताते रहे हैं। चीन पाकिस्तान की साजिशों को समंदर की गहराइयों में दफन करने के लिए भारत के स्वदेशी हथियार नौसेना को हिंद महासागर में जबरदस्त मजबूती देंगे। अब बड़ी खबर जानिए, जहां 15 जनवरी की तारीख और एक साथ समंदर में उतरेंगे नौसेना के 3 घातक हथियार। युद्धपोत नीलगिरी सूरत को कमीशन किया जाएगा और पनडुब्बी बागशीर को लेकर खबर ये कि इसे भी कमीशन किया जाएगा। मझगांव डॉकयार्ड में बने हैं युद्धपोत पनडुब्बी और आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट के तहत बने युद्धपोत और पनडुब्बी को लेकर खबर बड़ी है। नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट, जिसकी 6600 टन वजनी है ये और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है। स्टेल्थ टेक्निक जो रडार से बचने में सक्षम है। उन्नत सेंसर और नेविगेशन सिस्टम, इसकी खासियत स्वदेशी कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम के साथ साथ हवाई सतह और पनडुब्बी रोधी युद्ध इसकी क्षमता। लंबी दूरी से आने वाले अटैक का ये पता लगा सकता है। साथ ही 2 हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते हैं। प्रमुख हथियार के तौर पर खबर को समझिए, जहां ब्रह्मोस और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ साथ बराक 8 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और टॉर्पेडो और एंटी सबमरीन रॉकेट। हालांकि स्वदेशी डिस्ट्रॉयर INS सूरत के बारे में भी अब इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि ये दुनिया का सबसे खतरनाक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है और दुश्मन के रडार की पकड़ में ये नहीं आता है। 32 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल दागी जा सकते हैं इससे और 16 ब्रह्मोस मिसाइलें फायर की जा सकती हैं। दुश्मन की सबमरीन को नष्ट करने के लिए रॉकेट और टॉर्पेडो लॉन्चर को लेकर खबर समझिए। साथ ही 4 पावरफुल गैस टर्बाइन की मदद से 30 नॉटिकल मील की अधिकतम इसकी रफ्तार है। अब INS बागशीर कितना घातक है ये भी जान लीजिए। पनडुब्बी INS बागशीर के बारे में खबर, जिसकी रफ्तार सतह पर पानी के अंदर देखिए किस तरीके से नीचे से अगर आप ये ग्राफिक्स पूरे तौर पर दिखाएं और ब्रेकिंग न्यूज़ हटा दें तो क्लियर होगा, क्योंकि सतह पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है और पानी के अंदर भी आपको बता दें 1020 किलोमीटर तक ये जा सकता है। सतह से इसकी रेंज 12000 किलोमीटर है सतह पर और साथ ही इसकी खूबियों के तहत ये समझिए कैसे 50 दिनों तक पानी के अंदर रहने की इसकी क्षमता है और इंपॉर्टेंट ये कि 350 फीट की गहराई तक गोता लगा सकता है। 8 क्रू मेंबर्स को लेकर 8 सैन्य अधिकारी और 35 सेलर इसमें सवार हो सकते हैं और टॉर्पेडो, समुद्री सुरंग हथियारों को देखते हुए सुमित मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं, उनसे भी इस बारे में इसकी खासियत के बारे में करूंगी सवाल। लेकिन उससे पहले खबर आखिर है क्या? खबर यह है कि एक ही दिन समंदर में 3 बाहुबलियों के उतरने से भारतीय नौसेना अजय नौसेना बनने की राह में आगे बढ़ रही है और इस पर डिफेंस एक्सपर्ट्स फिलहाल क्या कह रहे हैं, पहले ये सुनिए। अगर सिर्फ दो डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और पनडुब्बी आने से, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया आज उस मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर पहुंच गया है कि इस तरह के 3 जहाज इकट्ठे एक बार में वो अपनी नेवी के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहा है। मुझे लगता है डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों ही ताकतें इन जहाजों के द्वारा हमारे को मिलती हैं और नेवी को बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है, क्योंकि हमारा जिस तरीके से दुनिया में डिफरेंसेस चल रहे हैं, मुझे लगता है कि अगली लड़ाई सी में होगी, समुद्र में जरूर होगी और वहां आपके पास जहाजों की जो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है वो अपने आप में काम आएगी। मैं ये भी कहूंगा कि ये ताकत सिर्फ अपने आप में नेवी की नहीं होगी, ये मेरे देश की होगी। एक्सपर्ट्स की बात हमने सुनी। मेरी सहयोगी अंजू निर्वाण इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अंजू, क्या खबर इस बारे में? 15 जनवरी की तारीख वाकई बेहद खास। अब जी बिल्कुल सुरभि, 15 जनवरी की तारीख जो है वो बेहद खास है, क्योंकि भारतीय नौसेना को 2 डिस्ट्रॉयर मिलेंगे और साथ में
पनडुब्बी जो है वाक्षीर वो मिलेगी। और इस तरीके के ताकतवर हथियार जो हैं वो इंडियन ओशन रेंज में हमारी जो डोमिनेंस है उसको बढ़ाएगी दुश्मन के खिलाफ, वहीं दूसरी तरफ एक डेटरेंस भी हमें देगी दुश्मन के खिलाफ। जिस तरीके से अगर हम इन मिसाइलों की ताकत की बात करें या इनके अंदर जो मिसाइलें लगी हुई हैं, टॉर्पिडोज लगे हुए हैं और ब्रह्मोस लगी हुई हैं, वो दुश्मन के लिए बेहद घातक होंगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो खुद इसको नेवी के लिए कमीशन करेंगे और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मौका होगा। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए अंजू आपका। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख कर रही हूं, जहां आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया दौरे में टीम इंडिया पर विवादों का साया। बड़ी खबर यह है कि सिडनी टेस्ट में रोहित शर्मा के खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है और मैच से पहले प्रैक्टिस में भी रोहित शर्मा नजर नहीं आए हैं। रोहित शर्मा की जगह अब स्लिप में गिल प्रैक्टिस करते दिखे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सिडनी टेस्ट से क्या रोहित शर्मा होंगे ड्रॉप, यही एक सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि क्यों वो टीम से अलग थलग दिखे हैं, प्रैक्टिस में भी वो देर से क्यों आए हैं, इसको लेकर भी खबर आपको बताएंगे। अगले टेस्ट मैच में रोहित शर्मा के खेले जाने के सवाल पर हेड कोच गौतम गंभीर की तरफ से फिलहाल क्या कहा गया, सुनिए। The thing is, everything is fine with Rohit, and I don't think so it's anything traditional. I think the head coach is there. That should be fine. That should be good enough. And we're going to have a look at the wicket and finalize it tomorrow. शिवेंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शिवेंद्र, इस बयान को कैसे डिकोड करें और रोहित शर्मा को लेकर इस वक्त खबर है क्या, क्योंकि आखिरी टेस्ट से पहले यह खबर बहुत बड़ी है। सुरभि, दो तीन चीजें हैं। एक तो पहली जो खबर है वो यही है, जो फैक्ट है, फैक्ट ये है कि अब तक 3 टेस्ट मैच जो रोहित शर्मा ने खेले उसमें उनके 31 रन बने हैं, यानी आउट ऑफ फॉर्म बुरी तरह से हैं। ये तो फैक्ट है। खबर ये है कि एक बात ये पूछी गई गौतम गंभीर से कि क्या रोहित शर्मा ऐसा भी हो सकता है कि प्लेइंग 11 में ना हो, तो उन्होंने इसका जवाब जो दिया वो आपने सुनाया अभी दर्शकों को। मुझे लगता है हालांकि कि रोहित शर्मा खेलेंगे, और रोहित शर्मा इसलिए भी खेलेंगे क्योंकि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अभी आपने सुनाई दर्शकों को, उसमें गौतम गंभीर ने कई बार ये बात कही कि सब कुछ बहुत पॉजिटिव है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और हम 25 दिन पहले, जब यहाँ 30 दिन पहले कोई पूछता कि आखिरी टेस्ट मैच से पहले आपके पास सीरीज को बराबर करने का मौका है, तो हम शायद नहीं मानते, लेकिन अभी हमारे पास ये मौका है और हमारा सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है कि हमको सिडनी में जीत हासिल करनी है। दूसरा जो एक बड़ा पहलू है वो ये भी है कि रोहित शर्मा के संन्यास को लेकर भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि वो सिडनी टेस्ट मैच के बाद संन्यास ले लेंगे और इसका अनाउंसमेंट वो कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे, चूंकि हार अपने साथ कई सारे विवाद लेकर आती है, कई सारे बवाल लेकर आती है, और हार के साथ साथ ये चीज़ें आई हैं जहां बहुत सारे सवाल, बहुत सारे बवाल चल रहे हैं। मेरा अपना आकलन ये कहता है कि रोहित शर्मा ये टेस्ट मैच खेलेंगे, जीत या हार। बड़ी बात आप यहाँ पर बता रहे हैं, आपने उस लिहाज से उन 3 पॉइंट्स को रूल आउट कर दिया है जो अभी तक ये संकेत दे रहे थे शिवेंद्र कि वो नहीं खेलेंगे, लेकिन आप यहाँ साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन चलिए अब एक और तस्वीर भी यहाँ पर मैं शिवेंद्र दिखा रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से पूरा विवाद हुआ, जिस तरीके से ये बयान सामने आए, उसको देखते हुए इन तस्वीरों को भी अब रीड आउट किया जाता है। इस बात को लेकर सबसे पहले सवाल उठा कि ड्रेसिंग रूम में वो अलग थलग क्यों थे, इस बात को लेकर भी सवाल उठा कि आखिर वो प्रैक्टिस के लिए क्यों नहीं पहुंचे। अब संकेत इस बात से और पुख्ता हो गए जब रोहित की जगह गिल ने स्लिप में फील्डिंग की ट्रेनिंग करनी शुरू की। तो इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए वाद विवाद, मनमुटाव, आखिर ये है क्या, एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रही हूं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में चौथे टेस्ट मैच में हार के बाद कोच गंभीर जिस तरीके से सख्त हुए, एक बात शिवेंद्र ने यहां पर पिन पॉइंट की, नो डाउट उनकी परफॉर्मेंस खराब रही, परफॉर्मेंस को लेकर सवाल भी उठाए गए और उसी लिहाज से गंभीर के बयान को भी डिकोड किया गया। और ड्रेसिंग रूम में गंभीर ने जिस तरीके से खिलाड़ियों को फटकार लगाई, सोर्सेस के हवाले से इसको लेकर खबर है, गंभीर की फटकार की खबर ड्रेसिंग रूम से बाहर लीक हुई और टीम में अनबन की अटकलों पर भी गंभीर ने कहा यह महज अफवाह है और ड्रेसिंग रूम की बात सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। गौतम गंभीर का यह बयान है, हर खिलाड़ी को पता है कि उसे कहां पर सुधार करना है। गौतम गंभीर का यही बयान, इसी के तहत मैं शिवेंद्र से यह सवाल कर रही थी कि क्या समझा जाए, क्या संकेत दे रहा है। लेकिन सिडनी टेस्ट से पहले ड्रेसिंग रूम विवाद पर गौतम गंभीर का जो बयान आया वो सुनिए। कोच और खिलाड़ियों की बहस बाहर नहीं जानी चाहिए, ड्रेसिंग रूम में जब तक ईमानदार लोग तब तक भारतीय क्रिकेट सुरक्षित है। प्लेयर और कोच के बीच की बातचीत उनके बीच की ही रहे, मैं किसी इंडिविजुअल के बारे में नहीं बोल रहा हूं। देखिए, पहली बात तो है कि सब इंडिविजुअल्स को पता है कि किस एरिया में काम करना है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं कोई इंडिविजुअल्स के बारे में बात करूँ, बिकॉज अल्टीमेटली आप एज ए टीम जीतते हो और एज ए टीम ही हारते हैं।
और जब आप अपने देश के लिए खेल रहे होते हैं तो हर व्यक्ति यही कोशिश करता है कि अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सके, तो वो इम्पोर्टेंट। और ऐसा नहीं है कि जो डिबेट एक प्लेयर और कोच के बीच में होती है वो उनके ही बीच में रहनी चाहिए। आप सिर्फ रिजल्ट देखते हैं और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ये स्पोर्ट सिर्फ रिजल्ट के लिए ही जाना जाता है, बट कॉन्वर्सेशन जो होती है वो दो इंडिविजुअल्स के बीच में और वो ड्रेसिंग रूम के बीच में वो वहीं तक रहनी चाहिए। शिवेंद्र, गौतम गंभीर का ये बयान भी इस बात का संकेत है ही वाज अवेयर कि इसको लेकर जरूर सवाल उठाए जाते हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहूंगी क्लैरिफाई करते रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं हर खिलाड़ी को अपने शब्दों में संदेश देते रहे। और क्या ये संदेश रोहित शर्मा के लिए? बिल्कुल है, हर खिलाड़ी के लिए। देखिए, एक ब्रांड गौतम गंभीर भी है, हमको ये नहीं भूलना चाहिए। गौतम गंभीर 2007 वर्ल्ड कप में, 2011 वर्ल्ड कप में फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उसके बाद जब वो कैप्टन के तौर पर केकेआर के साथ जुड़ते हैं, वो 2 सीजन में टीम को चैंपियन बनाते हैं। फिर जब वो कोच के तौर पर जुड़ते हैं, टीम को फिर चैंपियन बनाते हैं केकेआर को। तो कहीं ना कहीं उनका अपना एक ब्रांड वैल्यू है, उनका अपना एक स्टेचर है, और वो खिलाड़ियों से अपनी बात कम्युनिकेट करते हैं। पॉइंट उनका जो है वो बड़ा साफ है कि ये जो चेतेश्वर पुजारा को लेकर बातचीत हुई कि साहब गौतम गंभीर चाहते थे कि चेतेश्वर पुजारा आए, लेकिन अजीत अगरकर ने नहीं दिया, या फिर एक सीनियर खिलाड़ी ने कहा कि जसप्रीत बुमराह पहले टेस्ट मैच में कप्तानी क्यों कर रहे हैं। इस तरह की बातचीत जो ड्रेसिंग रूम में डिस्कस हुई होगी, शायद डिस्कस करने का अंदाज अलग रहा होगा, लहजा अलग रहा होगा, लेकिन जिस तरह से रिपोर्ट किया गया उस पर उन्होंने बहुत साफ साफ कह दिया कि साहब ये मंजूर नहीं है कि ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर जाएं। लेकिन सुरभि, पिछले 2 दशक से क्रिकेट पर जितना हमने देखा है, इस तरह की चीजें तभी होती हैं जब हार मिलती है। हार मिलते ही इस तरह के बवाल, इस तरह के सवाल सब कुछ आने लगते हैं। जब तक टीम जीत रही होती है तब तक लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ, अभी जो टीम का मकसद है वो मकसद क्लियर है कि गौतम गंभीर आए। गौतम गंभीर ने आकर कहा कि रोहित शर्मा नहीं आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आया हूं, मैं टीम का हेड कोच भी हूं, क्योंकि मैच से पहले वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरली कैप्टन आता है। तो आकर विवादों को खत्म करने की एक कोशिश की गई है, मैं इसको इस तरह से देखता हूं। शुक्रिया शिवेंद्र, पूरी जानकारी के लिए आपका। शिवेंद्र बता रहे थे कि आखिर किस तरीके से इस वाद विवाद के बीच देखना यही होगा कि आने वाले वक्त में रोहित शर्मा को लेकर फिलहाल आखिरी टेस्ट मैच से पहले क्या बड़ा फैसला लिया जाता है। आज की एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में 2025 में चुनाव होने वाला है और सियासी दलों ने कैसे तैयारी शुरू कर दी है। इन सब के बीच आरजेडी को अब भी उम्मीद है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। कल नए साल के मौके पर लालू ने बिहार के एक स्थानीय न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि उनके दरवाजे नीतीश के लिए खुले हैं। हालांकि इस बयान के कुछ ही घंटों बाद नीतीश ने बिहार के नए राज्यपाल के शपथ ग्रहण के पहले लालू के ऑफर को सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि बीजेपी ने भी लालू और उनकी पार्टी पर हमला बोला, लेकिन सबसे हैरान करने वाला तेजस्वी का बयान है। क्या कहा तेजस्वी यादव ने, आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह बता देते हैं कि नीतीश आखिर लालू के ऑफर पर उन्होंने क्या कहा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लालू यादव के ऑफर पर नीतीश कुमार का बयान। लालू क्या बोलते हैं छोड़िए, लालू ने कहा था नीतीश के लिए दरवाजे खुले। यहाँ आपको बता दूं, आगे आपको हम लालू के बेटे और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव का भी बयान सुनाएंगे और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कैसे हमला बोला है। लेकिन उससे पहले आपको लालू यादव का वो बयान सुना देते हैं जिसे लेकर बिहार में सियासी घमासान मचा। अच्छा, एक सवाल जो लोगों के जहन में है नीतीश कुमार को लेकर के, नए साल पर दरवाजा आपका खुला हुआ है? हमारा तो खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए, मुख्यमंत्री है उनको खोल कर रखना चाहिए। अगर वो आते हैं तो संभावनाएं हैं, आप उनको साथ लेंगे? नहीं, आते हैं तो काहे नहीं लेगा, साथ ले लेंगे, और रहे साथ में काम करें। मतलब नीतीश कुमार गठबंधन करेंगे तो आरजेडी को कोई इतराज नहीं है, इसलिए कि फैसला आप ही लेते हैं, बाकी नेता कोई कुछ भी बोले उससे कोई लेना देना नहीं? नहीं, हम लोग फैसला लेते हैं, जरूर लेते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को शोभा नहीं देता है, नहीं लेते हैं, भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। फिर आएंगे तो रख लेंगे आप? हाँ, रख लेंगे, सारी गलती आप माफ कर देंगे? माफ कर देंगे, माफ करना ही हमारा फर्ज है। और लालू के ऑफर पर तेजस्वी यादव का बयान, मीडिया के सवालों पर लालू ने बयान दिया, मीडिया को शांत करने के लिए बयान दिया। आपको सुनाते हैं लालू के ऑफर को लेकर तेजस्वी यादव और बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने क्या कहा है। लालू जी
के एक एक कैरेक्टर को नीतीश जी जानते हैं कैसे वो बिहार को लूटे हैं। अरे डरी हुई पार्टी का क्या है, डरे हुए लोग हैं। लालू जी डर चुके हैं कि एनडीए के लोग बुरी तरह लोकसभा में हराए और आगे भी हराएंगे। एनडीए एकजुट है पूरी तरह से। देखिए, लालू जी को चिंता है, उसके अंदर उस परिवार में किसको कौन चिंता है। लालू जी एक लौता नेता है उस परिवार में, उसके बाद वही रास्ते को पकड़कर लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे, आप लोग को ठंडाने के लिए बोले। इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और दिल्ली पुलिस ने फर्जी आधार बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। ये गैंग फर्जी कागजात की मदद से आधार कार्ड बनवाते थे। पुलिस ने दस्तावेज वेरीफाई करने के बाद जिस तरीके से कार्रवाई की है उसको लेकर बड़ी खबर है। बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय उपराज्यपाल के आदेश पर जो दिसंबर माह में स्पेशल ड्राइव चलाई गई थी कि दिल्ली में इलीगल इमिग्रेंट्स जो रह रहे हैं, स्पेशली बांग्लादेशी, उनको चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस श्रृंखला में हमने 2 मॉड्यूल पहले बस्ट किए थे, एक संगम विहार में जिसमें करीब 5 बांग्लादेशी डिपोर्ट कराए थे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी और उसी एफआईआर की। और आपको बता दें, TV9 के खुलासे पर अनुराग ठाकुर का बयान। एक और बड़ी खबर, फर्जी वोटर की अच्छे से पड़ताल हो और दिल्ली में आम आदमी पार्टी खेल खेल रही है। सैकड़ों वोटर बन जाते हैं, मकान मालिक को इस बारे में कोई खबर तक नहीं होती। सर, TV9 भारतवर्ष ने दिल्ली में पड़ताल की अलग अलग जाकर कि दिल्ली में जो फर्जी वोटर्स हैं उनके बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कई ऐसे हमको भी पते मिले हैं जहां पे हम गए, मकान मालिक को पता ही नहीं, लेकिन उस एड्रेस पे 40-50 जो है फर्जी वोटर्स की सूची तैयार है, उनका नाम दर्ज है। सबसे पहले तो मैं TV9 भारतवर्ष का आभार प्रकट करता हूं और बधाई देता हूं कि आपने लोकतंत्र को बचाने के लिए जो प्रयास किया है और जो फर्जीवाड़ा मिस्टर फर्जीवाल का है वो देश के सामने लाकर खड़ा किया। जब उनके फर्जी वायदे जो 10 सालों से करते आ रहे वो पूरे नहीं किए और अब चुनावों में हार का डर सता रहा था, तो फर्जी वोट बनाने का अभियान जो मिस्टर फर्जीवाल ने चलाया है, जो दिल्ली का महाठग है, ठगने का काम भी किया, फर्जी वोट बनाने का काम भी कर रहे हैं, आपने उसको बेनकाब किया है। नए साल का बड़ा तोहफा TV9 ने दिल्ली वालों को ये दिया है कि फर्जीवाल के फर्जी वोट का फर्जीवाड़ा खोलकर दिखाया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं और आम आदमी पार्टी का ये जो चेहरा बेनकाब हुआ है कि कैसे एक ही घर पे सैकड़ों वोट बन जाती हैं, कैसे घर में जो लोग रहते नहीं उनके नाम पे वोट बन जाती है और चुपचाप ये खेल केजरीवाल एंड कंपनी खेलती है। ये अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करता है कि आखिरकार और कितना गिरेंगे केजरीवाल। ये बड़ा सवाल आपने खड़ा किया है TV9 ने। मुझे लगता है इसकी जड़ तक जाना चाहिए और ऐसे लोग जिन्होंने गलत काम किया उनको दंडित भी करना चाहिए। और दिल्ली से ही हमारे सहयोगी रजनीश रंजन इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रजनीश, जाहिर सी बात है बड़े खुलासे और उसी के तहत अब एक्शन को लेकर भी खबर। बिल्कुल, देखिए एक के बाद एक तमाम बड़े नेता, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, अनुराग ठाकुर हों, मुख्तार अब्बास नकवी हों, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, मनोज तिवारी, संदीप दीक्षित, सब इस पूरे खुलासे का समर्थन कर रहे हैं और सीधे सीधे इसके जड़ तक जाने की बात उनकी ओर से की जा रही है। TV9 के इस मुहिम का स्वागत उन्होंने किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी के आधिकारिक बयान का इंतजार है। जो खुलासा TV9 भारतवर्ष ने किया है दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर, उस पर आम आदमी पार्टी क्या कहती है, क्योंकि सीधे सीधे जो राजनीतिक हमले हैं दोनों पार्टियों के वो आम आदमी पार्टी के ऊपर हो रहे हैं, तो अब उनके बयान का भी इंतजार किया जा रहा है। जी, जाहिर सी बात है दिल्ली चुनाव से पहले ये महत्वपूर्ण मुद्दा है और उसी के तहत TV9 की इन्वेस्टिगेशन में इसको लेकर बड़े खुलासे भी हुए हैं। नजर बनाए रखें, आगे आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया रजनीश।